अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। बलूचिस्तान के इलाके सराडके में फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने एक सफाकाना कार्रवाई की। 10 और 11 जुलाई की दरमियानी शब इन दहशत गर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 मुसाफिर बसों में सवार 9 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अगवा किया और फिर गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी फितना उल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का यह कहना है कि वाक़या लोरालाई और मुसाखेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सराडकई के दरमियान जो है वो पेश आया। दहशत गर्दों के हाथों शहीद होने वालों में 2 सगे भाई उस्मान और जाबिर भी शामिल थे। शोधा के भाई साबिर ने सोशल मीडिया पर कहा कि कल उनके वालिद का इंतकाल हुआ था और आज सुबह 9 बजे उनकी जो है नमाज जनाजा थी, जिसमें शिरकत के लिए ये दोनों भाई अपनी फैमिली के हमरा पंजाब वापस आ रहे थे। इंतजामिया के मुताबिक शहीद किए जाने वालों का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ से है। शोधा की मैयतें पंजाब लाने के लिए 5 एम्बुलेंसेज बलूचिस्तान रवाना की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्द वाक़े को फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा है कि इन स्पॉन्सर्ड भारतीय दहशत गर्दों और इनके मकामी आलाकारों का हर जगह पर पीछा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास की सदारत की और उनका यह कहना था कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और इसका जवाब सख्त, फैसला कुन और फौरी होगा। लेकिन इस वाक़े के बाद भी भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वही नेक्सस सामने आया है जो इससे पहले हमने देखा था। इस वाक़े के बाद इंडियन मीडिया ने फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और तासुर दिया गया जैसे बलूचिस्तान में हलचल मची हुई है। वहां का मीडिया और सोशल मीडिया इन दहशतगर्दों की पहले की तरह भरपूर कवरेज और सपोर्ट करते रहे। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पहले की तरह इस हमले से पहले भी दिए जिनकी भारतीय मीडिया भरपूर तशहीर करता रहा। गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फोरम ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मजमूम एजेंडे को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में माजी में भी मुसाफिरों को इसी तरह से गाड़ियों से उतार कर उनको टारगेट करने के, शहीद करने के वाकयात पेश आ चुके हैं और ऐसे वाकयात में जिन मुसाफिरों को टारगेट किया गया उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो पंजाब से था। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से ये जो प्रॉक्सीज हैं ये पाकिस्तान में सूबाई मुनाफरत भी फैलाना चाहती हैं। अब ये जो मामला है, ये वाकया जो पेश आया है, इस पर बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक्सपर्ट हैं, उनसे इस वाक़े पर उनकी राय जो है वो जानते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर जो है वो जो बहस में है वो ये कि ये जो प्रॉक्सीज हैं ये कंटिन्यूएशन है। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश की थी, तो आपको भी लगता है ये उसी की कंटिन्यूएशन है? ये जो वाकयात हमने खासतौर पर जिस तरह हमने गुज़िश्ता रात वाला वाकया जो बलूचिस्तान में पेश आया। बहुत शुक्रिया रहमान, आपने वदू किया अपने प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, बल्कि ये मैं इस मौके को बताऊंगा भारत की जो हिकमत अमली है उसके तनाजुर में कि बुनियादी तौर पे ये एक सिचुएशनल या आज की बात नहीं है। तकरीबन ब्रास टैक्स से अगर आप पिछले 38 साल का अहाता करें तो तकरीबन 7 से 8 मौके ऐसे आए हैं जनूबी एशिया में जब भारत ने मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की बराह रास्त कोशिश की है, जिसको पाकिस्तान ने या तो टाइमली मोबिलाइजेशन, सिफारती कोशिशों, क्राइसिस मैनेजमेंट या फिर बुनियादुल मरसूस जैसी मुअस्सर कार्रवाइयों के जरिए से नाकाम बनाया है। अच्छा, ये चूंकि ख्वाहिश भारत की ये है कि पाकिस्तान को वो दुनिया के सामने एम्बैरस करे, ह्यूमिलिएट करे और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, और जब हमारी बहुत ज़्यादा जो मुस्तैद और चौकन्ना और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट अफवाज के सामने जब उनको नाकामी होती है तो फिर वो दहशतगर्दी का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सिपाहियों, उनके जो पायलट्स हैं और उनके मल्लाह हैं
उनमें इतनी हिम्मत या प्रोफेशनल काबिलियत नहीं है पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालने की। तो बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान ने 1998 का एटमी धमाका किया, तो उसके बाद से भारत की जी। जो तस्वीराती प्लानिंग है उसमें यही तब्दीली आई कि आपने देखा कि पिछले 26-27 साल में एक मुसलसल पॉलिसी के तहत दो काम उन्होंने किए। एक तो उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों की बहुत बड़े पैमाने पे सरपरस्ती शुरू की, जिसमें टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, मजीद ब्रिगेड ये सब शामिल हैं। अच्छा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान को डिसइंफो लैब के जरिए से बदनाम करने की कोशिश की। तो अच्छा, अब मैं क्विकली इसको रीसेंट टाइमिंग के लिहाज से बताना चाहता हूँ जी। कि देखें, जो अभी ईरान और इसराइल में जो जंग हुई और साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, उसके नतीजे में मैं समझता हूँ इस तरह की कार्रवाइयों और तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए नए और मुस्बत मौके भी पैदा हो रहे हैं। और वो कैसे हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा। पॉइंट है। वो ऐसे कि देखें, अच्छा। भारत जो है चूंकि बराह रास्त आपके सामने कामयाबी नहीं हासिल कर रहा, तो वो दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है और उसके लिए हमारे मगरबी हमसायों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तो एक जानिब अफगानिस्तान के हवाले से चीन की का जो एक इंसेंटिव है सीपेक को आगे बढ़ाने का, अफगानिस्तान को उसमें शामिल करने का, वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि बजाय ये कि वो भारत के ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और सपोर्ट और टॉलरेट करें, वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपनी सरजमीन से इनका खात्मा करें और इस खित्ते में बढ़ती हुई तरक्की और खुशहाली के मंसूबों में अपना हिस्सेदार बने। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि उनके भी बाज़ इलाकों में ये दहशतगर्द मौजूद रहे हैं, तो अब जबकि आपने देखा कि भारत ने खुलकर इसराइल की पुष्टपनाही की, तो ये मैं समझता हूं हमारे ईरानी भाइयों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि उनको हकीकत को जानते हुए जो भारत की सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्द तंजीमें, उनका कला कमा करना चाहिए अपनी सरहदों से, ताकि क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये तंजीमें पाकिस्तान और ईरान दोनों की दुश्मन है। राइट। लेकिन इसमें मुझे एक चीज बताइएगा, ये जिस तरह से ये तंजीमें इन सॉफ्ट टारगेट्स, जिनको सिक्योरिटी की जुबान में कहा जाता है, ये मुसाफिर हैं, निहत्ते हैं, इनके पास कोई असला नहीं होता, इनके पास अपनी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, इनका स्टेट से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होता, इनको निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, निशाना बनाया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है इन तंजीमों के बारे में? बहुत अहम सवाल किया। देखिए, इससे बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम सारे जो हैं, तमाम तर जो भी हमारी ज़बान हो, रंग, नस्ल हो, हम मुसलमान हैं और आप जानते हैं कि मुहर्रम का इंतहाई मुक़द्दस महीना है। तो एक किसी भी इंसान की और ख़ुसूसन मुसलमान की एथनिक लाइंस पे इस मुक़द्दस मुतबर्रक महीने में जान लेना इस बात का सबूत है कि इस तंजीम का इस्लाम से कोई दूर का ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जिन अहदाफ का ये चुनाव कर रहे हैं, उससे ये जाहिर होता है कि देखें, जो मेहनत कश हैं, कारोबारी लोग हैं या इन्वेस्टर दीगर सूबों और हिस्सों से बलूचिस्तान में जाके वहाँ की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनको टारगेट करने से ये साबित होता है कि वो लोग जो अपना स्किल, अपना सरमाया, अपनी तवानाई के जरिए से बलोच लोगों की जिंदगी के मेयार को बुलंद करना चाहते हैं, वहाँ तरक्की खुशहाली में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको ये निशाना बना रहे हैं। यानी कि एथनिसिटी तो बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है, और जिसका मकसद ये है कि बलूचिस्तान तरक्की ना करे। अच्छा, बयानिया और जो टारगेटिंग है वो बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी है। तीसरी बात, इससे तस्वीराती एतबार से ये साबित होता है कि जनाब, इनको फौज के खिलाफ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के खिलाफ कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट को इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात ये कि इनको रिक्रूटमेंट में भी काफी मसाइल का सामना है, और हमारे जो गयूर बाशऊर बलोच नौजवान है वो उनके बहकावे में नहीं आ रहे, इसलिए कई मौकों पे आपने देखा कि इन्होंने मासूम बच्चियों को और खवातीन को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और मैं आखिरी बात इसमें ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं ये सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये हमें एक आलमी जो जियोपॉलिटिक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो सिफारती क़यादत है वो चीन की क़यादत से भी ये बात उठाए कि देखें, चीन के अहदाफ और मफादात पे अगर पाकिस्तान के अंदर हमला होता है तो वो चीन के ऊपर भी हमला है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमला नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि वो बायलैटरल लेवल पे भी
ईरान, अफगानिस्तान और भारत से ये मामले को उठाए। तो मैं बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूं, देखिए वो इस मसले को सैयद मोहम्मद अली साहब, भारत तो इसको जी मैं सिर्फ गुजारिश ये करता हूँ, जी आप बात पूरी कर लीजिए। के साथ साथ सिफारती और कानूनी एतबार से और इंटेलिजेंस कॉपरेशन के जरिए भी एक हमजहत हिकमत अमली से के जरिए निपटना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसकी रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। और ये जो एक पैटर्न हम देखते हैं, ना सिर्फ इस तरह की कार्रवाइयों को जो उनका मीडिया है वो इनको सपोर्ट देता है, कवरेज देता है, बल्कि इनको सपोर्ट करता है। और उसका हमने इस वाक़े में भी जो है वो देख लिया, एक तासुर जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये चीजें बाहर क्यों नोटिस नहीं आती, और क्यों भारत जो है या उसका मीडिया, स्टेट तो नहीं चले, उनका मीडिया तो है, वो उसी की रिफ्लेक्शन है, वो खुलेआम जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी इनको जो है वो सपोर्ट देते हैं, और उनका मीडिया भी जो है वो इनको सपोर्ट देता है। देखिए, दो पहलू हैं। पहली बात यह है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बदकिस्मती से जो आलमी मीडिया है वो नजरियात के मुकाबले में मफादात को शायद ज्यादा तरजीह देता है। और आप उसकी सबसे बड़ी हकीकत इस वक्त फलस्तीन के मसले की नौयत है कि मगरबी मीडिया का बयानिया और मौकिफ क्या है और वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दूसरी जानिब भारत की जहां तक बात आती है तो ये तो बिल्कुल एक अजहर मिन शम्स सबूत मौजूद है कि जब भी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान में होती है, आपको याद है जो DGISPR ने एक ऑडियो लीक भी सुनाई थी एक आला भारतीय इंटेलिजेंस के अफसर की, कि जनाब मैं लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक हर जगह दहशतगर्दी अगले कई सालों तक फैलाना चाहता हूं। तो ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म उनकी हिकमत अमली है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, यहाँ के लोगों की होप और कॉन्फिडेंस और यूनिटी को कमजोर करना है, और आलमी एतमाद और जो हमारी साख है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको डैमेज करना है। तो ये हमें बिल्कुल समझने की जरूरत है। और डेफिनेटली मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनके मीडिया की जो मुकम्मल और मुसलसल तायीद और सताइश और ग्लोरिफिकेशन ऑफ दहशतगर्दी है उसको एज एन एम्पिरिकल एविडेंस एक इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के तौर पे भी दिखाना चाहिए। और इसका दूसरा पहलू मैं क्विकली बताता चलूं, अभी जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसने रिपोर्ट किया है, शदीद ग्रीवेंसेस शो किए हैं कि जो रॉयटर्स और दीगर क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया इदारे उनके ऊपर भारत पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर पाबंदियां लगा रहा है इजहार राय में, और दूसरी जानिब दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की ग्लोरिफिकेशन और सपोर्ट कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया भी आपके सामने है कि जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो उसको मैक्सिमम कवरेज, सपोर्ट और ग्लोरिफिकेशन मिलती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अपने मुल्क के हवाले से जो हकायक भी आलमी मीडिया सामने लाता है उसको फिर वो सैंक्शन करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये वो हकीकत है जो बतदरीज आलमी बरादरी के भी सामने आ रही है। और मैं समझता हूं एक खुशाइन बात जो है बुनियानुल मरसूस के बाद कि आपने देखा कि भारतीय मौकिफ और बयानिए को दुनिया ने रिजेक्ट किया और हकीकत पर मबनी पाकिस्तान के मौकिफ को पूरी दुनिया ने आगे लाया। ठीक है, राइट। सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है माहिर सिक्योरिटी अमूर, ये बलूचिस्तान में वाक़या पेश आया उस हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बलूचिस्तान में जो पेश आया अफसोसनाक वाक़या उस हवाले से बात की। दफ्तर खारजा ने आज कहा है कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और इसकी प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के इशू पर बिल्कुल क्लियर है। बलूचिस्तान में इंडियन मुदाखलत होती है और इंडियन प्रॉक्सीज इन वाक़यात में मुलव्वस है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। साथ ही साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी आज कहा है कि अस्करी सतह पर जंग बंदी बरकरार है। भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हज़म नहीं हो रही। ये जंग शुरू भी भारत ने की थी, ख़त्म भी उन्हीं की दरख्वास्त पर हुई। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत जो है वो गलत बयानी कर रहा है। दहशतगर्दी के मुकाबले में हमारे 80,000 लोग शहीद
शहीद हो चुके हैं। बहुत क्लियर विजन है कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म करना है और हम आने वाली जनरेशन के लिए दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है ना इसका रुख मोड़ सकता है, और अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, सीनियर डिप्लोमेट पाकिस्तान के रह चुके हैं। उनसे ये दोनों मामला जो हैं वो बलूचिस्तान वाला और फिर ये जो इंडिया का जो इशू है इस हवाले से बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो बलूचिस्तान के हवाले से एक तो दफ्तर खारजा का भी मौक़िफ़ है और फिर जो गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया, क्या अचीव क्या करना चाहता है भारत आपके ख्याल में इस तरह के वाक़यात को जिस तरह से सपोर्ट किया जाता है और इनको स्पॉन्सर किया जाता है? वहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ बेचैनी फैलाना चाहता है, डिस्टेबलाइज करना चाहता है। कुलभूषण जाधव ने बड़ी 2 डिटेल्ड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि क्या क्या वो करना चाहते थे मकरान पोस्ट पे भी और बाकी सारे इलाके में भी। तो एक तो मकसद वही है कि पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान के अंदर जो एक किस्म का जो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फ्रंट है, हमारी रेजिस्टेंस फ्रंट में रेजिस्टेंस चल रही है, जो उसका वो एक किस्म का, आपको याद होगा कि अजीत डोभाल साहब बयानात देते थे कि जी हम पाकिस्तान के कश्मीर बलूचिस्तान में हम गड़बड़ करें। तो हालांकि दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट है। कश्मीर तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे एक आपने कराना था रेफरेंडम, आपने नहीं कराया है और उसकी वजह से वहां बेचैनी। यहाँ पे तो आप बाकायदा खुल्लम खुला दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जब CPEC का हुआ था तो उसमें बलूचिस्तान बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था, क्योंकि उसी में ग्वादर पोर्ट भी बनी और वही रास्ता सबसे नजदीक तरीन शॉर्टेस्ट रास्ता बन रहा था काशगर तक। तो उसको भी डिस्टर्ब करना था ताकि कोई ये जो चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो गहरी ना हो सके। मैं समझता हूँ कि ये बड़े ही मजमूम मकासद थे हिंदुस्तान के, अब वो एक्सपोज हो गया है। अब सबको पता चल रहा है, आपने वो भी देखा है कि किस तरीके से इन्होंने बरामदाद मुफ्ती साहब को, जो इन बलोच इंसर्जेंट हैं, उनको बुलाते रहे हैं दिल्ली में। मैंने खबरें पढ़ी हैं कि पासपोर्ट और नेशनैलिटी भी दे रहे थे, पता नहीं दी है या नहीं दी है, पर मैं खबरें पढ़ता रहा हूँ। तो बड़ा करीबी राब्ता उनके साथ उन्होंने रखा हुआ है, बलोच इंसर्जेंट्स के साथ। उनको भी खैर शर्म करनी चाहिए कि अपने मादरे वतन के साथ वो इस तरह दुश्मनों के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो जान चुका है और हमें अब चाहिए कि अपनी हिकमत अमली उस तरीके से ही बनाए कि इनको किस तरीके से इनका जो वहाँ पे ये शैतानी काम है उसको रोका जाए। राइट। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इस तरह के वाकयात को जिनमें आम लेबरर्स को, काम करने वालों को, उनको टारगेट किया जाता है, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ के सोशल मीडिया पर, मीडिया पर। लेकिन एजाज जो है साहब, इसमें जो है वो ईरान और अफगानिस्तान जो हमारे हमसाए हैं उनका बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा अहम किरदार है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस वहाँ पर क्या है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने में या वहाँ की सिक्योरिटी को बेहतर करने में इन दोनों ममालिक को ऑन बोर्ड लिया जाए या इनका किरदार हो? चले दोनों की बात कर लेते हैं। पहले ईरान की। ईरान में आपको पता है कि हिंदुस्तान ने पहले कोशिश की चाबहार में सरमायाकारी करने की, और वहाँ पे अब हालिया जो तनाज़ा हुआ है इसराइल के साथ ईरान का, उसमें साफ वाजे हो गया कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा। बल्कि ये भी शक का इजहार किया जाता रहा है कि क्या उनके यहाँ जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई शुरू में, तो क्या कहीं हिंदुस्तानी तो उसमें इन्वॉल्व तो नहीं थे, क्योंकि उनकी वहाँ पे प्रेजेंस भी थी और ड्रोन्स वगैरह के हवाले से कि जी वहीं पे ड्रोन्स होते थे वगैरह वगैरह। तो ईरान को कम से कम अब पता चल गया है कि हिंदुस्तान उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है। कुलभूषण जाधव भी वहीं से आया था, इस वजह से वहां से तो एक लिहाज से अच्छी खबर है कि अब जगह उनके लिए तंग हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए ईरान की। जहां है अफगानिस्तान का ताल्लुक है, उसमें अब उनकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की बातचीत बड़ी अच्छे तरीके से अब चल रही है। उसमें चीन ने भी अपना किरदार अदा किया है और उनको समझाने की कोशिश की है तालिबान को कि जनाब इस रास्ते से हट जाइए और इक्तिसादी जो तरक्की है उस तरफ आ जाइए, उसमें आपका भी फायदा है
खित्ते का भी फायदा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तालिबान की हुकूमत को समझ आ जाएगी कि भाई इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का आलाकार बिल्कुल नहीं बनना। पहली दोनों हुकूमतें जो थी हामिद कारजाई की और अशरफ को बनती रही थी, उन्होंने हिंदुस्तान को बड़ी स्पेस दी हुई थी। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि तालिबान को भी समझ आ गई होगी कि ये पाकिस्तान की फौज कोई ऐसी वैसी फौज नहीं है। इन्होंने अगर हिंदुस्तान को शिकस्त दी है तो फिर आपके लिए ये तो कोई मुश्किल ही चीज नहीं है। तो ठीक है, आप कर रहे हैं इस किस्म के काम जो TTP है और BLA, लेकिन पाकिस्तान यकीनन काबू करने की इस्तात रखता है और हमारे लोगों को भी चाहिए कि उनकी पूरी मदद करें। और बलूचिस्तान के अंदर हमारी काफी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि जो बलूचिस्तान में जो लोग हैं खुशहाली का काम ज्यादा किया जाए, ताकि उनको ये इंसर्जेंट्स जो है एक्सप्लॉइट ना कर सकें उनकी किसी कमजोरी को। बिल्कुल सही। और ये जो BLA जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अब भारत इनको सपोर्ट भी करता है, इनके जो एक्ट्स हैं उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जब कोई केस बनाता है तो वो इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर बनाया जाता है कि ये पाकिस्तान इनको पाकिस्तान की पुष्टपनाही जो है वो हासिल है। चाइना एक बड़ा स्टेक होल्डर है। आपके ख्याल में इन जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर पाकिस्तान या चीन का असर रसूख अगर कोई आपके ख्याल में हो सकता है इनके खिलाफ, इन नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ या भारत के खिलाफ? देखिए, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका कला कुमा करना तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो हमारे मुल्क में आके किसी भी मुल्क का आलाकार बनते हैं, हिंदुस्तान का बनते हैं, तो वो तो उनको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी। और हमने बड़ा काम किया भी है जी। आपको पता ही है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी उसकी गवाह है। उनकी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंस के लिए और इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया। मेरे ख्याल 78 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है। उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है। नेशनल असेसमेंट जो रेगुलर नेशनल असेसमेंट होती है थ्रेट्स की, तो वो पाकिस्तान कर रहा है और वो हमें मेरे ख्याल में करते रहना चाहिए। वो हमारा डायरेक्ट जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान का ये चेहरा जो है वो उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान ये कहता है जी आपने उन तंजीमों को जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही थी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। गलत कहते हैं। वो तो रिपोर्ट सारी मौजूद है। हमने ये पहले भी ये जितनी तंजीमें थी ये पाकिस्तान की पैदावार तो नहीं थी। ये तो एक लेगेसी थी अफगान जिहाद की, और इस वजह से अब पाकिस्तान को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तमाम का कलाकुमा किया है। इसलिए नहीं हिंदुस्तान को तकलीफ है या नहीं तकलीफ है, पाकिस्तान के अपने मफाद में नहीं था कि ऐसी तंजीमें हों। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में भी जो इस तरह के इंसर्जेंट्स हैं उन पे हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है और हिंदुस्तान के मुतालिक शवाहिद जमा करके बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर केस उठाना चाहिए, लीगल केसेस भी बनाने चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सबमिट करने चाहिए कि वो जिस तरह का उन्होंने हमें आके कहा, हिंदुस्तान तो उनका मेंबर है FATF का, पाकिस्तान तो मेंबर नहीं था, हिंदुस्तान तो मेंबर है, तो करे ना उसको जाके चेक कि भाई आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, आप खुद अपने गिरबान में भी तो झांके। राइट। और आपके ख्याल में इस नेक्सस को हाईलाइट करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी खासतौर पर सिफारती सतह पर जो है वो क्या होनी चाहिए, क्या कदम होने चाहिए? हमने कुछ जगह पर तो जो है वो अब इसका जिक्र होना शुरू हो गया, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ख्याल में हमारे अगले कदम इस तरह के वाकयात के तनाजुर में जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, फिर उसके बाद भी वाकयात हुए और अब ये जो गुज़िश्ता रात पेश आने वाला वाकया है, क्या होनी चाहिए? हमारे आपको पता है कि कुछ शुरू में कुछ लोगों को हमारे यहाँ गलतफहमी थी कि शायद हिंदुस्तान सही कहता हो। तो मई 2025 जो कन्फ्रंटेशन ने ये सब वाजे कर दिया सबको। अब सबको नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान का असल चेहरा क्या है और वो क्या कर रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में सबूत जमा करके, शवाहिद जमा करके लीगल केसेस बनाने चाहिए। ठीक है ना जी। हमें कोर्ट्स में केसेस फाइल करने चाहिए, लेटर रोगेटरी बनाने चाहिए, हमें इंटरपोल में उन लोगों के खिलाफ केसेस डालने चाहिए। और आपको पता है कि इन्होंने तो टारगेट किलिंग्स भी की हैं पाकिस्तान में, उसके भी हमारे पास शवाहिद हैं। तो वो भी सारे जाके दुनिया के जो केसेस हैं, दुनिया के जो फोरम बने हुए इस किस्म के, उसके अंदर जाके ये केसेस हम लड़े ना, जरा उसको दें, क्योंकि अब तो कोई शक नहीं रह गया। पहले तो थोड़ा बहुत शक होता था कुछ लोगों को, लेकिन अब तो कोई शक किसी नहीं रहा कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है।
तो चुनाचे ये हमें अपनी लीगल ऑप्शंस, अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, पॉलिटिकल ऑप्शंस सारी लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में अगर कोई ऐसे महरूमी है जिसका इस्तेहसाल किया जाता है, ये इंसर्जेंट्स करते हैं, उसको दूर करना बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान के अंदर से जुल्म नहीं हो रहा, ये बाहर से लोग हैं जो आके इसका इस्तेहसाल करते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वाक़े के तनाजुर में हमारी सफारती ऑप्शंस क्या हैं उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से खासी बात हो रही है कि इन सेनेट इंतखाबात के अंदर जो है वो क्या होने जा रहा है। इन इंतखाबात को लेकर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है वो खासी हलचल जो है वो मची हुई है और ये इलेक्शन जो है वो 21 जुलाई को होने जा रहा है। और रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान असम्बली ने यह इंकशाफ किया है कि सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के बाज़ उम्मीदवारों ने वोट लेने के लिए पैसों की जो है वो ऑफर की है, जिस पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली से रिपोर्ट भी जो है वो मांग दी है। PTI की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ वो भी गुज़िश्ता शब वजीर आला हाउस पेशावर में हुआ और वजीर आला की जानिब से इशाया भी जो है वो दिया गया। तहरीक इंसाफ के ज़राए ने बताया कि इस इजलास में सेनेट इलेक्शन और 5 अगस्त को एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय की गई। तर्जुमान PTI मलिक अदील ने बताया कि पार्लिमानी इजलास जो था उसमें एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत की गई और इजलास में बाज़ अरकान से पूछा गया कि कहीं पैसों की ऑफर तो नहीं हो रही। साथ ही साथ एक तरफ तो ये ऑफर्स की बातें हैं, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात भी जो है वो सामने आ रहे हैं। एक PTI के रुकन सूबाई असम्बली हैं तारिक आरियानी, उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें इंकशाफ किया गया था कि बैरिस्टर गौहर, शकील खान आफरीदी और आतिफ खान ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि बानी PTI की ख्वाहिश है कि मशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट दिया जाए। ताहम उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने इनकार करते हुए कहा है कि बानी PTI या कोई भी कह दे मैं मशाल को सेनेटर नहीं बनाऊंगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशाल यूसुफजई जो है वो भी राब्ते कर रही हैं सेनेट इलेक्शन के लिए और उन्होंने भी जो है वो बैरिस्टर गौहर से भी जो है वो राब्ता किया है और उनका ये दावा है कि उन्हें हिदायत मिली है बानी PTI की तरफ से कि वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएं। ताहम इस पर जो है वो जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने वाजे किया है कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई जो है वो हिदायत नहीं मिली और उन्होंने कहा है कि मशाल यूसुफजई ने उनसे राब्ता जो है वो ज़रूर किया है, लेकिन वो इस मामले को देख रहे हैं और हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। अब ये जो सेनेट इलेक्शन है उस हवाले से मुलाकातें भी हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मुलाकात और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी राब्ते, इस पर जो है वो प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी कि KP के सेनेट इलेक्शन में क्या होने जा रहा है 21 जुलाई। एहतशाम बशीर हमारे सीनियर रिपोर्टर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया। एहतशाम, ये सबसे पहले जो टिकटों की तकसीम वाला मामला है, हमने कुछ लिस्ट भी देखी, क्या वाकई अब खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट के इंतखाबात के लिए जो टिकट्स हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं या अभी उनकी जो है वो फाइनलाइजेशन होना बाकी है? जी बहुत शुक्रिया रेमान। जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं कि 21 जुलाई को इलेक्शन है, तो इस हवाले से काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हलचल मची हुई है, क्योंकि पहले जो मखसूस नशिस्तें थीं उनका फैसला नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से तकरीबन 1.25 साल से ये सेनेट के इलेक्शन जो है इल्तवा का शिकार हैं। तकरीबन 11 नशस्तों पर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनमें 7 जनरल्स हैं, 2 ख़वातीन की और 2 अक़लियत के हवाले से हैं। तो इस हवाले से अभी जो आपने जैसे कहा है कि तहरीक इंसाफ ने टिकटों के हवाले से फैसला किया है, तो ये फैसला हो चुका है और जो हमारी इतलात हैं सिर्फ इसमें तरजीही फहरिस्त का सामने आना था कि पहली तरजीह, दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह में वोट किसको देना है, तो इस हवाले से भी फैसला हो चुका है और पहली तरजीह जो जनरल में है वो मुराद सईद का नाम सामने आ रहा है और इसके बाद फैसल जावेद का नाम आया है
और जो हमारे साबिक MNA हैं खैबर एजेंसी से मौलाना नूरुल हक कादरी साहब, उनका नाम भी सामने आ रहा है, और मिर्ज़ा अफरीदी जो हैं उनका नाम ये है, जो डिप्टी स्पीकर सेनेट रह चुके हैं, उनका नाम भी जो तीसरी फहरिस्त में है वो आया है। इसी तरह जो साबिक वफाकी वजीर हैं आज़म स्वाति, टेक्नोक्रेट्स की सीट पर उनका नाम तरजीही फहरिस्त में सामने आया है। तो इसी तरह जो है अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उस हवाले से भी फाइनल किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि 4 जो नशिस्तें हैं वो हुकूमत की जो उम्मीदवार हैं उनको मिलने हैं, और 3 जो हैं वो अपोजिशन के ज़िम्मे में आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर यह भी है कि एक जो उम्मीदवार है फैज़ुर रहमान, उनको 5वें उम्मीदवार की हैसियत से भी जो है टिकट दिया जा रहा है, लेकिन उनको ये कहा गया है कि टिकट तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन जो 4 पहले उम्मीदवार हैं वो हमारी तरजीह फहरिस्त में शामिल हैं। तो अब ये देखना है कि हुकूमत अपनी जो अददी जो बर्तरी है उसमें ये 4 सीट लेने के साथ 5वीं सीट भी जीत सकती है या नहीं। जी रहमान। अच्छा, और मशाल यूसुफजई के टिकट का मामला क्या है, उस पर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, जो हमारी मालूमात हैं ये सानिया निश्तर का जी सीट खाली हुई है, उस हवाले से सेनेट में वो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो है वो फहरिस्त जारी की है। तो इसमें जो तहरीक इंसाफ की जो कायदीन हैं और जो क़यादत है वो नहीं चाह रही कि ऐसा जो इनको है मिशाल यूसुफजई को टिकट दिया जाए। तो इस हवाले से जो अंदर तहरीक इंसाफ के अपने जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया है कि शकील खान हैं और इरयानी साहब हैं, वो चाह रहे हैं कि मिशाल यूसुफजई को टिकट दिया जाए, लेकिन जो हमारी मालूमात है क्योंकि पहले वो माउन खुसूसी पे रह चुकी है काबीना में, फिर मुशीर भी रही हैं, उनको काबीना से निकाला भी गया है, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं चाहेंगे कि उनको टिकट दिया जाए। तो इससे मुतबादिल जो ख़वातून उम्मीदवार होंगे वो इनकी नशस्त पर आएंगी। जी अच्छा, और ये जो मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी से मुलाकातें, और फिर ये भी कहीं ना कहीं बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़े, इसकी पॉसिबिलिटी कोई आपको नजर आ रही है, ऐसी किसी अरेंजमेंट की इन इंतखाबात के हवाले से? देखें, जो बाकी जो हुकूमत के ज़िम्मे में आ रही हैं जर्नलिस्ट, टेक्नोक्रेट और ख़वातीन पर, तो वो तो हैं यानी टेक्ट हैं। अपोजिशन जो है इस हवाले से जो है वो फैमिली तय कर रही है कि जो इजाफी अगर सीट्स है तो वो ली जा सके, लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आ रही। अपोजिशन अददी बर्तरी के हवाले से अपोजिशन को जो सीटें मिलनी हैं वो तो उनको लेनी है, लेकिन हमारी इतलात ये भी सामने आ रही है कि हुकूमत और अपोजिशन सेनेट इलेक्शन से पहले एक नशिस्त कर सकते हैं, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं, क्योंकि जो अभी जो रात कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था तो उसमें बाज़ अरकान ने ये कहा है कि उनको पैसों की जो है ऑफर की जा रही है सेनेट इलेक्शन में। तो वज़ीर आला ने भी इस हवाले से इसका नोटिस लिया है, और पहले भी जो गुज़िश्ता सेनेट इलेक्शन में हुए थे उसमें भी ये कोशिश की गई थी कि बिला मुकाबला उम्मीदवार लाए जाएं ताकि जो पैसों का अमल दखल है उसको रोका जा सके। तो हमारी इत्तलात ये भी है कि वज़ीर आला की जानिब से अपोजिशन जमातों से भी राब्ते आने वाले दिनों में किए जाएंगे, लेकिन रहमान यहाँ पर सबसे अहम जो अंसर है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। अभी तक जो है उन्होंने हल्फ नहीं उठाया और ईवान जो है वो नामुकम्मल है, और ये भी इम्कान जो हमारी इत्तला सामने आ रही है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से मखसूस नशिस्तों पर जो हल्फ है उम्मीदवारों का वो उसको रोका जा सके। तो इस हवाले से अपोजिशन ने न सिर्फ स्पीकर को खत दिया है इजलास बुलाने के लिए, बल्कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक लेटर लिखा गया है कि जो आइन के आर्टिकल 255(2) के तहत वो चूंकि स्पीकर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुला रहे तो वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहें कि वो जो अरकान है उनसे हल्फ लिया जाए। अगर हल्फ ले भी दिया जाता है चीफ जस्टिस की तरफ से, इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करती है, लेकिन ये भी इत्तला सामने आ रही है कि हुकूमती अरकान की कोशिश है कि उनको इजलास वाले दिन अगर उनका हल्फ आ जाता है और एजेंडे पर उनका हल्फ होता है तो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर ईवान नामुकम्मल होगा, मखसूस नशिस्तों के ऊपर अरकान का हल्फ नहीं आता तो फिर सेनेट इलेक्शन भी जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन भी इस हवाले से बातचीत चल रही है, और अगर हल्फ उठा लिया जाता है मखसूस नशिस्तों के ऊपर तो फिर सेनेट का इलेक्शन जो है वो हो सकेगा। अच्छा,
तो इस बात का इम्कान है कि सेनेट का इलेक्शन भी मुतासर हो सकता है, लेकिन इन जो मखसूस नशिस्तों पर हलफ के मामले पर तो अदालत से भी जो है वो रुजू किया जा चुका है, वहां पर भी जो है वो उन्होंने पिटीशन जो है वो दायर की है। तो इसका कोई फैसला होने का इम्कान है? इस हवाले से क्या कोई या सूबाई हुकूमत को अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाने को तैयार नजर आती है इन मखसूस नशिस्तों पर हलफ के मामले पर? देखिए, गुज़िश्ता तकरीबन साल सवा साल से यही मामला सामने आ रहा है, और जो गुज़िश्ता साल भी इसी सूरत हाल हल ना होने की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए थे, और इस बार भी यही सूरत हाल सामने आ रही है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला आ चुका है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अपोजिशन जमातों को दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी हल नहीं लिया जा रहा। तो जैसे कि आपने पिटीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो पिटीशन तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है कि जो नशिस्तें मखसूस नशिस्तें वो PTI के हिस्सा बनती हैं, वो उनका हक है। तो अभी दोबारा इस प्रोसेस को किया जा रहा है, लेकिन अभी इस हवाले से प्रोसीडिंग नहीं हुई, समाअत नहीं हुई। अब देखना ही है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है इस पिटीशन को दोबारा लेती है या नहीं। लेकिन चूंकि 21 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, वक्त थोड़ा रह गया है, तो हल का मामला जो है वो काफ़ी इंतहाई अहम है। जब तक ईमान ना मुकम्मल नहीं होगा 145 का ईमान, उस वक्त तक आइन की रूह से जो है वो सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। जी ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर। हमें खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल थी उस पर बता रहे थे। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का हामिल होगा। एक तो इलेक्शन ये पहले ही बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुका है, लेकिन अभी तक जो मखसूस नशिस्तों पर लोग हैं उनके हलफ का मामला है। अब देखिए उनका हलफ होता है या नहीं होता है, ऐवान मुकम्मल होगा या नहीं होगा, ये वो सवालात हैं जिनका आने वाले दिनों में जवाब मालूम होगा। एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।